हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का जो हम सीरीज चला रहे हैं 1885 से लेकर 1947 तक का, उसमें हम ये वीडियो नंबर 4 देखेंगे, जिसमें 1920 से लेके 1923 तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं, जिसमें से कुछ विशेष घटना आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए, जहां से प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं, जो कि असहयोग आंदोलन के समय विदेशी बहिष्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसी समय सिहावा नगरी जो जंगल सत्याग्रह हुआ, उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उससे संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। इन सभी के अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण छोटे छोटे घटनाएं हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो नंबर 4 के अंदर हम सभी चीज को देखेंगे। इससे पहले भी हमने 3 वीडियोस अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से पहला, दूसरा, तीसरा देखते हैं, ताकि आपको शुरू से 1885 तक से अभी तक की जितने भी घटनाओं को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको भी देख के जरूर आए। चैनल में अगर पहली बार आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स या फिर सीजीवापम द्वारा आयोजित किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे हम वीडियो का पीडीएफ दे देते हैं, नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और किसी भी तरह का अगर डाउट होगा तो हम सभी मिलकर डाउट को भी शॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारियों से संबंधित हम 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 20 वीडियोस अपलोड किया है, जिसमें लगभग 300 प्रश्न को हमने करा दिया है। तो आप उस वाले प्लेलिस्ट को भी जाके जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से आप सभी का वहां पे रिवीजन और टेस्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार कैसे किया गया। हम सभी को पता है कि जो अभी मैं ये पॉइंट चला रहा हूं 1920 का जो असहयोग आंदोलन का दौर है, और उसी असहयोग आंदोलन के दौर में ही कई सारे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाया गया और स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। तो रायपुर के अंदर, धमतरी के अंदर, बिलासपुर के अंदर, इन सभी स्थानों पर किस प्रकार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और किन नेताओं का इसमें योगदान था जिन्होंने इन सभी का प्रचार प्रसार किया, उन सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1921 में स्वदेशी का प्रसार करने के लिए और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने के लिए खादी वस्त्रों पर विशेष रूप से जोर दिया गया, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो उस समय वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था विदेशी वस्त्रों का ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो खादी वस्त्र उनको बहिष्कार कर दिया गया था जैसे ही अंग्रेजों का भारत में एंट्री हुआ था तब। लेकिन जो भारतीय थे वो समझ गए थे कि किस प्रकार अंग्रेजों का विरोध करना है, तो उन्होंने समझा कि खादी का प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक है अगर अंग्रेजों का विरोध करना है तो उसी क्रम में खादी का भी विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया गया। अब रायपुर के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और कैसे स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। देखिए रायपुर में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, और वहीं पर जो खादी का प्रदर्शनी भी किया गया। जो रावण भाटा है रायपुर के अंदर 1921 में, वहां पे खादी का प्रचार प्रसार किया गया, खादी का प्रदर्शनी किया गया। किसके द्वारा, तो आप ये भी याद रखिएगा कि श्रीमती अंजुम बेगम के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खादी प्रदर्शनी रावण भाटा में किसके द्वारा किया गया, तो ये नाम को आपको विशेष रूप से याद रखना है, श्रीमती अंजुम बेगम के द्वारा रावण भाटा रायपुर में खादी प्रदर्शनी लगाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, खादी प्रदर्शनी दिवस भी 1921 में मनाया गया था, 11 अक्टूबर 1921 को, ठीक है, खादी प्रदर्शनी दिवस, ये भी आपको याद रखना है। और खादी सप्ताह भी मनाया गया था 7 से 15 अक्टूबर 1921 को। इस एक हफ्ते में खादी सप्ताह भी मनाया गया, खादी प्रदर्शनी दिवस भी मनाया गया, और किस तरह से खादी प्रदर्शनी किसके द्वारा किया गया मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और विशेष रूप से आप ये भी याद रखिएगा कि खादी का प्रचार करने के लिए रायपुर की जो कांग्रेस समिति थी उसने कई सारे चरखा जो है निःशुल्क रूप से वितरित करते हैं, ताकि खादी का वहां पे बढ़ चढ़ के खादी के कपड़े तैयार किया जाए और उसका प्रचार किया जाए। तो 420 चरखे जो है निःशुल्क वितरित किया गया। बात आती है 1 अगस्त, इस डेट को भी आप याद रख सकते हैं, 1 अगस्त 1921 को, ठीक है। 1 अगस्त 1921 में क्या किया कि रायपुर नगर पालिका में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका के जितने भी स्कूली बच्चे हैं सब खादी के पोशाक पहनेंगे, ठीक है। तो इस डेट को आप याद रखिएगा, खादी पोशाक पहनने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया गया कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं
रायपुर नगर पालिका के सभी खादी वस्त्र ही पहनेंगे। धमतरी में देखिए किस प्रकार से प्रचार किया गया। धमतरी में खादी के प्रचार के लिए अगस्त 1921 में केंद्र की स्थापना किया गया बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। धमतरी तहसील में एक 2-3 नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। धमतरी तहसील में एक मालगुजार थे जिनका नाम था श्री दाऊ डोमार सिंह। श्री दाऊ डोमार सिंह। ये श्री दाऊ डोमार सिंह क्या कर रहे थे, धमतरी से ये बिलोंग करते थे और ये चरखे से सूत काटते थे। और इसके बाद जो एक बुनकर थे जिनका नाम था बनवारी लाल, ठीक है, बुनकर थे जिनका नाम था बनवारी लाल, तो ये जो है कपड़े तैयार करते थे। श्री दाऊ डोमार सिंह और बनवारी लाल जो है उनको कपड़ा देते थे ताकि वस्त्र बनाकर वो तैयार करते थे और फिर रायपुर का जो खादी प्रदर्शनी था ये वाला अंजुम बेगम के द्वारा वहां पे भेजा जाता था और उसकी प्रदर्शनी को लगाया जाता था। तो ये दोनों नामों को भी आप याद रखिएगा, ये धमतरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए बिलासपुर के अंदर देख लेते हैं कि किस प्रकार किया गया। बिलासपुर की बात करेंगे तो बिलासपुर में कई सारे दुकान जो है स्टोर्स खोले गए। जैसे खादी भंडार के लिए देवता चंद तिवारी जो है एक खादी भंडार खोले। स्वदेशी स्टोर जमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा खोला गया और स्वदेशी जो दुकान थी वो कैलाश सक्सेना के द्वारा खोला गया। ये तीनों नाम को भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। और देखिए जो खादी का प्रचार प्रसार के लिए ना ये 3 दुकान तो विशेष रूप से चलाया गया। उसके अलावा बिलासपुर और मुंगेली के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए उनका बढ़ावा करने के लिए कई प्रकार के कितने ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार में भाग लिया। जैसे मनोहर लाल शुक्ल, सर्वदत्त वाजपेयी, सिद्धेश्वर त्रिवेदी, हफीज हकीम, पुरुषोत्तम दास, रूपचंद शर्मा, गंगाधर शाह, ये सब कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बिलासपुर और मुंगेली क्षेत्र में खादी का विशेष रूप से प्रचार प्रसार करने में योगदान दिया। ठीक है, एक चरखा प्रसार कार्यक्रम भी उस समय पंडित रघुनाथ मिश्र के द्वारा आयोजित किया गया। रतनपुर वाला जो क्षेत्र है उधर, ठीक है, बिलासपुर ही कह लीजिए, बिलासपुर के रतनपुर में चरखा प्रसार कार्य किसने किया, पंडित रघुनाथ मिश्र जी के द्वारा किया गया था। तो इस नाम को भी आप याद रखिएगा। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर नगर में जो नगर पालिका कर्मचारी थे, फिर से सुनिएगा, जो बिलासपुर नगर है, ठीक है, जो बिलासपुर था वहां पर नगर पालिका के जो कर्मचारी थे, ठीक है, मैं लिखता हूं, नगर पालिका के जो कर्मचारी थे उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, इनके लिए खादी पहनना, जैसे रायपुर के अंदर स्कूल में बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया था खादी पोशाक, इसी तरह नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी थे उन सभी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो जो कुछ मैं स्टोरी बता रहा हूं दोस्तों, इन स्टोरी को आप सभी को अपने माइंड में फिट कर लेना है ताकि एटलीस्ट एक आपका स्टोरी तैयार रहे, ताकि आपका मैक्सिमम समय तक आप इसको याद करके रख सकें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे अछूतोद्धार कार्यक्रम। यहां से भी प्रश्न जो है 1-2 बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अछूतोद्धार कार्यक्रम जो है 1918 में कराया गया था और इसके जो संचालन करने वाले थे पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। इन्हीं के द्वारा 1918 में अछूतोद्धार कार्यक्रम जो है लाया गया। उन सभी को, मतलब जो जिनको अछूत बोला जाता था, उन सभी को मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कराया गया। और इस अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए ही जो पंडित छबीराम चौबे थे, ठीक है, ये राजनांदगांव के निवासी हैं, याद रखिएगा, राजनांदगांव, ठीक है, ये राजनांदगांव के निवासी हैं पंडित छबीराम चौबे। इन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत 21 दिनों का उपवास रखा था। ठीक है, कितने दिनों का, 21 दिनों का उपवास रखा था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है गोवध निषेध कार्यक्रम से, यहां से भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका था। तो इसके प्रारंभ करने वाला नाम एक बार पूछा गया था कि गोवध निषेध कार्यक्रम को किसने प्रारंभ किया था, तो महंत नैन दास के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। और जो महंत नैन दास थे ना, वो महात्मा गांधी जी से पूरी तरीके से प्रेरित थे। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा ये पूर्णतः प्रेरित थे। ठीक है, याद रखिएगा। कह सकते हैं कि महात्मा गांधी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था कि कैसे गोवध निषेध कार्यक्रम को कराया जाए। अब जो महंत नैन दास थे, इन्होंने जो इनके सहयोगी थे, जो इनके फॉलो करने वाले थे, उन सभी को इन्होंने आदेश दिया कि आप लोग मादक पदार्थों का सेवन मत करिए। ठीक है, और क्या कि गोवध को निषेध के रूप में देखा जाए, इन सभी चीजों का उन्होंने आदेश दिया। फिर इन्होंने एक करमडी बाजार है जहां पे सत्याग्रह चलाया गया गोवध निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बट यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा कि गोवध निषेध कार्यक्रम का संचालन किसने किया था, तो महंत नैन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जो आपको
पता होना चाहिए। अब हम कुछ देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे एक घटना आप याद रख सकते हैं असहयोग आंदोलन के समय कि माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई थी, और ये किस लिए गिरफ्तार हुए थे, यहाँ से भी प्रश्न कई बार से पूछा जाता है। देखिए, बात है बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन का, ठीक है। इसको आयोजन कब किया गया था, तो 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के अंदर जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, सनिचरी बाजार जो कि बिलासपुर में है वहां पर। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अब्दुल कादिर सिद्दीकी, ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, अब्दुल कादिर सिद्दीकी के द्वारा, और इसके जो सचिव थे ई राघवेंद्र राव थे। और इस जो समिति का सम्मेलन था उसमें स्वागता अध्यक्ष कौन थे, तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी थे। तो ये विशेष करके इन नामों को आप जरूर याद रखिएगा। अब जब ये राजनीतिक सम्मेलन का जब आयोजन हो रहा था, तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया, बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। इनके इस भाषण के कारण, ठीक है, इनके इस भाषण के कारण ही इनको बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। आप गिरफ्तारी का डेट भी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, इनको गिरफ्तारी कब की गई थी, तो 12 मई 1921, ठीक है। डेट अलग अलग है, ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि 12 मार्च 1921 को सम्मेलन हुआ तो उसी दिन गिरफ्तार हुआ, नहीं। 12 मार्च 1921 को सम्मेलन हुआ, लेकिन बाद में 12 मई 1921 को उनको जबलपुर से गिरफ्तार करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कहां से गिरफ्तार करते हैं, जबलपुर से गिरफ्तार करते हैं। और जबलपुर से गिरफ्तार करने के बाद बिलासपुर का जो जेल था, ठीक है, वहां पर उनको जेल के अंदर रख दिया जाता है। और बिलासपुर जेल के अंदर ही, और देखिए 12 मई 1921 को तो उनको गिरफ्तार किया गया, और उनको सजा कब हुआ, तो 5 जुलाई 1921 को उनको सजा दिया गया, कठोर कारावास 8 माह के दिया गया। और बिलासपुर जेल के अंदर ही माखनलाल चतुर्वेदी ने कई रचनाएं की, जिसमें से ये 3 नाम याद रखिएगा, पुष्प की अभिलाषा, पूरी नहीं सुनोगे तान और पर्वत की अभिलाषा। इन तीनों को बिलासपुर के जेल से ही उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। फिर बाद में 4 मार्च 1922 को, ठीक है, 4 मार्च 1922 को उनको रिहाई दे दी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि गिरफ्तार कब किया गया, उनको सजा कब दिया गया, और उनको गिरफ्तारी कहां से किया गया और रिहाई का, ये सभी डिटेल्स आप सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से कभी कभी घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने, आप सभी को पता होगा कि इन्होंने कर्मवीर पत्रिका का भी संपादन किया था, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता ला सके, ठीक है, इन सभी का। तो जो कर्मवीर पत्रिका थी वो भी किसका था, माखनलाल चतुर्वेदी जी का ही था। अब जब इनको गिरफ्तार किया जाता है 12 मई 1921 को, तो बिलासपुर के अंदर ही एक सार्वजनिक सभा का भी आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। गिरफ्तारी के विरोध में बिलासपुर के अंदर जो सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा उसका जो है अध्यक्षता किया गया था। और वहां पे ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, ये सब जो थे कुछ प्रमुख प्रवक्ता थे जो विरोध के खिलाफ में बोल रहे थे, ठीक है। इस आंदोलन में एक और नाम आप सभी को याद रखना चाहिए, जब ये सभा का आयोजन किया गया था तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनके गिरफ्तारी के विरोध में एक कर्मचारी थे जिनका नाम था गंगा प्रसाद तिवारी, ठीक है, गंगा प्रसाद तिवारी, ठीक है। ये गंगा प्रसाद तिवारी जो है, इन्होंने अपना सरकारी पद में, एक सरकारी नौकरी में थे, वहां से ये त्याग पत्र दे देते हैं, तो इस नाम को भी आप याद रखिएगा। तो ये पूरा जानकारी था किसके बारे में, असहयोग आंदोलन में माखनलाल चतुर्वेदी जी का क्या योगदान था, क्यों गिरफ्तार किया गया, ये सारा डिटेल आप सभी को याद होना चाहिए, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि अब देखिए, अब प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत आए, ठीक है। अब उनका विरोध भी किया गया, पूरे देश भर में महात्मा गांधी जी के द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया और उनका भरसक विरोध भी किया गया। अब आप सभी को पता होगा कि जो अली बंधु थे, ठीक है, अली ब्रदर्स थे, मैं अली बंधु लिखता हूं, जो अली बंधु थे, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था सितंबर 1921 में, ठीक है। सितंबर 1921 में अली बंधु जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और इनके अली बंधुओं के गिरफ्तारी के विरोध में ही, और इनको जब रिहाई नहीं दिया गया, तब जब उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आ रहे थे, तो उसी दिन उनका बहिष्कार किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो बहिष्कार कब किया गया था, 17 नवंबर 1921 को। आप किसी किसी बुक में देखिएगा मार्च दिया हुआ है, वो डेट गलत लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है नवंबर में आए थे, तो 17 नवंबर 1921 जो है बिल्कुल सही डेट है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए 17 तो उनका 17 नवंबर 1921 को उनका विरोध किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। मूल्य कारण क्या था उसके पीछे कि अली बंधु थे उनको रिहाई नहीं दिया गया था, ठीक है, जिसके कारण अब उसके कारण छत्तीसगढ़ के अंदर भी प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया जाता है, जिसके विरोधकर्ता में प्रमुख नाम आता है पंडित रविशंकर शुक्ल का। तो आप ये डिटेल्स भी जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान कई सारे नेता थे जो छत्तीसगढ़ में वो आए असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए 5 जुलाई 1921 को बिलासपुर के अंदर 3 व्यक्तित्व आते हैं। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान। इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, एक साथ पूछ दिया जाता है। तो कब आते हैं? 5 जुलाई 1921 को असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इनका आगमन होता है। रायपुर में असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए सेठ जमुनालाल बजाज और मौलाना कुतुबुद्दीन जो है वो रायपुर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ से आप सभी को याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। एक मैं लिस्ट आपको बता दूंगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सेंट्रल लेवल के या फिर कह लीजिए कि राष्ट्रीय नेता जो है छत्तीसगढ़ में आए थे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आप सभी को देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के बारे में, क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ कब था, इस दिनांक को पहले याद रखिएगा, 21 जनवरी 1922 को। कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाला ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था? तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो 21 जनवरी 1922 को घटित हुआ। अब कारण क्या था इसका ना, कि जो अंग्रेजों द्वारा जो वनों को अनारक्षित कर दिया गया, मतलब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश अधिकारी थे उस समय के, उन्होंने क्या किया, आरक्षित वनों को आरक्षित कर दिया, जिसके कारण जो आदिवासी थे उनका वन में प्रवेश होने से रोक दिया गया और उनका उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया आदिवासियों के कारण, जिसके कारण सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है। इसका नेतृत्वकर्ता जो प्रारंभ में नेतृत्व करने वाले थे, जिसमें श्यामलाल सोम थे, पंचम सिंह थे, विशंभर पटेल थे, शोभाराम साहू थे और बाली ठाकुर, इन 5 नामों को आप याद रखिएगा। शुरुआत जो है जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है इनके द्वारा ही शुरुआत किया गया, लेकिन बाद में इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को कौन चलाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है और नारायण राव मेधावाले, छोटे लाल श्रीवास्तव जो हैं उनके सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। बाद में एक आईसीएस अधिकारी होते हैं जिनका नाम था आईसीएस बेली, ठीक है, आईसीएस बेली, इन्होंने और उनके साथ जनार्दन प्रसाद और जो उस समय के सब इंस्पेक्टर थे राम दुलारे, इन तीनों के प्रयासों से ये जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है उसका दमन कर दिया जाता है, ठीक है। इसी दौरान जो सुंदरलाल शर्मा थे उनको 1 वर्ष का कारावास दे दिया जाता है, ठीक है। सुंदरलाल शर्मा जी को 1 साल का कारावास उनको हो जाता है, ठीक है। नारायण राव मेधावाले जो थे इनको जो है नारायण राव मेधावाले इनको 8 माह का कारावास के रूप में दंड दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह कौन सा था? तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। तो इस डेट को याद रखिएगा और इनसे संबंधित जो व्यक्तित्व हैं उनको जरूर याद रखिएगा, और जो मैंने स्टोरी बताया उन सभी को भी आप क्लियर करके जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ एक और पॉइंट जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। रायपुर राजनीतिक परिषद का एक अधिवेशन होता है, ठीक है, याद करके रखिएगा। रायपुर राजनीतिक परिषद का एक अधिवेशन होता है, कब? तो 1922 के अंदर 23 मार्च 1922 को रायपुर के अंदर इस अधिवेशन को आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता उमाकांत बलवंत खाटे के द्वारा किया जाता है, जिसके स्वागता अध्यक्ष कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ था या फिर घटना हुई थी कह लीजिए। हुआ ये था कि ये जब चल रहा था, ये अधिवेशन चल रहा था, तो पास जनरेट किया जाता है कि जिसके पास पास होगा वही जा पाएगा, बिना पास का कोई नहीं जा पाएगा। तो उस समय का कुछ पुलिस अधीक्षक थे, जैसे पुलिस अधीक्षक का नाम याद रखिएगा C.A. क्लार्क, ठीक है, C.A. क्लार्क, और उसी समय पुलिस कप्तान थे जोन्स। इन दोनों को नाम को आप जरूर याद रखिएगा, जोन्स और क्लार्क। इन दोनों ने सोचा कि इस अधिवेशन में जाया जाए और देखा जाए कि आखिर हुआ क्यों था। एक्चुअली में ये जो अधिवेशन था
और रायपुर के जो क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग थे उनके अंदर जागृति पैदा करने के लिए इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था। अब ये दोनों जो थे, क्लार्क और जोन्स, ये दोनों चाहते थे कि इस सम्मेलन में बिना प्रवेश पत्र का, बिना पास का अंदर जाएं और देखें कि आखिर यहाँ पे किस तरह का क्रियाक्रम, किस तरह का कार्यक्रम वहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ल थे और अन्य जो सहयोगी थे, उन्होंने इन दोनों को प्रवेश से मना कर दिया। मना करने के कारण पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो गिरफ्तारी किसका होता है उस समय? पंडित रविशंकर शुक्ल जी का वहाँ पे गिरफ्तारी कर लिया जाता है। ठीक है, अब जब गिरफ्तारी होती है तो ये गिरफ्तारी सही है कि गलत है, गलत तरीके से आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया, इसके लिए एक जांच कमेटी बैठता है, जिसके लिए जांचकर्ता किसको नियुक्त किया जाता है? आईजीपी लॉथम के द्वारा। तो 3 नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, आईजीपी लॉथम, क्लार्क और जोन्स। ठीक है, किसको क्या काम के लिए? तो आईजीपी लॉथम को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ये घटना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा भी इसको जो है उल्लेख किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जो है, इन्होंने इनकी जो पत्रिका थी जिसका नाम नवजीवन था, ठीक है, ये जो नवजीवन पत्रिका थी महात्मा गांधी का, उसमें भी इसका गांधी जी ने उल्लेख किया था। ठीक है, और जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो कर्मवीर पत्रिका थी, ठीक है, कर्मवीर जो पत्रिका थी, उसमें इस घटना का समीक्षा किया गया था, प्रतीकात्मक या फिर कह लीजिए कि प्रतिक्रियात्मक समीक्षा प्रकाशित किया गया था कर्मवीर में, याद रखिएगा। अब इस घटना के कारण जो रायपुर सशस्त्र बल के जो 16 सिपाही थे, उन्होंने भी यहाँ से, सिपाही भी जो क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। तो ये घटना को भी आपको याद रखना चाहिए। 23 मार्च 1922 को ये घटना हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा कि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, उन्होंने एक पत्रिका भी जेल के अंदर से संपादन किया था, जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थली। जैसे कि मैंने बताया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह था, वहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको, गिरफ्तारी कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, मई 1922 में उनको गिरफ्तार किया गया था और रायपुर का जो केंद्रीय जेल था उसमें उनको रखा गया था। और वहीं पर उन्होंने जेल के अंदर से ही एक जेल पत्रिका का संपादन किया और उस पत्रिका का नाम उसमें रखा गया था उनके द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थली हस्तलिखित पत्रिका। ठीक है, पत्रिका का नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका। और ये पत्रिका जो थी पूरी तरीके से हाथ के द्वारा, उनके द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसको हस्तलिखित पत्रिका भी कहा जाता है, जिसमें टोटल 18 पेजेस थे। पेजेस की संख्या कितनी थी? कुल पृष्ठ 18 पृष्ठ थे, आप सभी को याद रखना। इसमें जो इसका मुख्य पृष्ठ था, ये जो पत्रिका थी, इसका जो मेन पेज था, सबसे फ्रंट पेज, जो इसका फ्रंट पेज था या फिर कह लीजिए कि जो मुख्य पृष्ठ था, उस पर पंडित भगवती प्रसाद मिश्र जी का चित्र बना हुआ था। यह नाम को याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न यहां से भी बना सकता है। भगवती प्रसाद मिश्र, ये जो भगवती प्रसाद मिश्र हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल में डालते हुए एक फोटो जो है इस पत्रिका के ऊपर मुख्य पृष्ठ पर छपा हुआ था। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, भगवती प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। आज का लास्ट टॉपिक होगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिए। देखिए, स्वराज पार्टी और छत्तीसगढ़, देखते हैं कि स्वराज पार्टी का आखिर गठन क्यों किया गया था और छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी को कब बनाया गया था और उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए बात है दिसंबर 1922 का। ठीक है, आपका दिसंबर 1922 को कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार में हो रहा था। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है गया। ठीक है, बिहार के गया में दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया, चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और इस समय ये जो चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये जो चाहते थे कि जो मंत्री परिषद, जो काउंसिल होता था, जो परिषद होता था, उसमें जो कांग्रेस के लोग भी इसमें प्रवेश कर सके। ठीक है, काउंसिल में प्रवेश करने के लिए CR दास चाहते थे और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि चुनाव के माध्यम से कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भी परिषद में शामिल हो। ठीक है, इसलिए ये तो चाहते थे, लेकिन कई सारे कांग्रेसी थे, उनका विरोध किया, जिसके कारण हुआ ये कि जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, इन दोनों ने अलग से, ठीक है, 1923 में अलग से एक स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। कब? तो डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1900 होगा ना, 1 जनवरी 1923 में
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। ठीक है, क्यों गठन किया जाता है? ताकि ये परिषद में प्रवेश कर सके। चुनाव के माध्यम से ये भी परिषद के सदस्य के रूप में इनके भी लीडर जो है अंदर जाए और जो भी वहाँ पे कार्यक्रम या प्रोग्राम्स प्रस्तावित किए जाते हैं उनमें इनकी भी भूमिका हो। इसलिए 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किसके किसके द्वारा वो तो मैंने बता दिया। जो अध्यक्ष जो थे स्वराज पार्टी का CR दास मतलब चित्तरंजन दास थे और इसके जो सचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो विधानमंडल में चुनाव लड़ना, ठीक है, चुनाव लड़के जीत के और विधानमंडल में विधान परिषद में प्रवेश करना और साथ ही साथ जो देश विरोधी विधियां या कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता था इस विधानमंडल में जाने पर उन पर नजर रखेंगे और उसका विरोध करने के लिए। तो ये उद्देश्य को भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अच्छा फिर बाद में, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस तो इसको मना ही कर रहा था, लेकिन बाद में सितंबर 1923 के, जनवरी 1923 में इसका गठन हुआ, लेकिन बाद में सितंबर 1923 में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को मान्यता दे दिया था। ठीक है, अब याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में भी स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जब ये बिहार गया में आयोजित किया गया था वार्षिक अधिवेशन, तो इसमें छत्तीसगढ़ के 3 सदस्य जो है शामिल थे। ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और पंडित रविशंकर शुक्ल। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। गया वाला जो अधिवेशन थे उसमें ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और पंडित रविशंकर शुक्ल ये तीनों भी शामिल थे। अब जब छत्तीसगढ़ का स्वराज पार्टी कब बना याद रखिएगा, तो क्योंकि उस समय मध्य प्रांत का हिस्सा छत्तीसगढ़ था, तो हम ये कह लीजिए कि मध्य प्रांत के अंदर 1923 में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में या फिर कह लीजिए क्षेत्रीय शाखा के रूप में गठन हुआ था। ठीक है, सेठ गोविंद दास उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता देखोगे रायपुर के अंदर से तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे और शिवदास डागा थे। ठीक है, अब उसके अलावा बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव से भी कुछ व्यक्ति थे जिनका नाम आप सभी को पता होना चाहिए। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये सभी भी स्वराज पार्टी के सदस्य के रूप में अलग अलग स्थानों से नामित हुए थे। ठीक है, अब जब चुनाव हुआ, ठीक है, जब स्वराज पार्टी की बात को रख लिया गया कि भाई चलो जो विधान परिषद है उसमें हम चुनाव लड़ेंगे, तो नवंबर 1923 में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो मतलब नवंबर 1923 में मध्य प्रांत और बरार में चुनाव हुआ। चुनाव के फलस्वरूप क्या हुआ ये भी आपको याद रखना चाहिए कि मध्य प्रांत और बरार के प्रांतीय चुनाव में 70 टोटल स्थानों में से 42 जो स्थान था, ठीक है, 42 स्थानों में 42 सीट जो है स्वराज पार्टी को मिला था। 70 में से 42 सीट किसको? स्वराज पार्टी को मिला, जो कि विधान परिषद में एक पूर्ण बहुमत थी। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त ये स्वराज पार्टी से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अब यहां पे अगर देखेंगे तो याद रखिएगा स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत के विधान परिषद में कौन कौन भाग लेने वाले सदस्य थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, ई राघवेंद्र राव और ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, अब 1924 से 26 तक मध्य प्रांत का जो विधान परिषद था उसमें स्वराज पार्टी से कौन कौन से नियुक्त नेता थे? याद रखिएगा 1924 से 26 तक की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, ई राघवेंद्र राव और ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, तो ये था स्वराज पार्टी का कि गठन कब हुआ, क्यों हुआ और किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेता जो थे इसमें शामिल थे और इसके डायरेक्ट सदस्य के रूप में नामित हुए थे, और जब चुनाव हुआ तो कौन कौन जीत कर गए, हमने यहाँ पे पूरा चीज देखा। कुछ और पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जो छत्तीसगढ़ के अंदर स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं थे। ठीक है, याद कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि सुंदरलाल शर्मा का नाम हर जगह आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह ही हो। तो याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापकों में पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम नहीं था। ठीक है, अच्छा, स्वराज पार्टी के प्रचार में एक छत्तीसगढ़ के अंदर एक संस्था का स्थापना किया गया था जिसका नाम था सेवा समिति। ठीक है, सेवा समिति की स्थापना किया गया था, किस लिए? ताकि स्वराज पार्टी का प्रचार किया जा सके। स्वराज पार्टी जो है उसका सबसे अधिक सक्रिय सदस्य की अगर बात करें जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे तो उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल तो थे ही, ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त भी थे, ई राघवेंद्र राव थे, और यहाँ पे खूबचंद बघेल का भी नाम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, खूबचंद बघेल और सर्वदत्त
वाजपेयी, ये दोनों नाम को भी अभी इंक्लूड कर लीजिएगा। ये बहुत ही सक्रिय सदस्यों में थे, एक थे स्वराज पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि 1920 से 1923 तक क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें विशेषकर हमने सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के बारे में हमने देखा, स्वराज पार्टी के बारे में देखा, माखनलाल चतुर्वेदी के कृत्यों के बारे में देखा, उनकी कैसे गिरफ्तारी हुई। फिर हमने देखा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जो जेल पत्रिका थी उसके बारे में हमने देखा। तो अच्छा खासा पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं इन ईयर्स के बीच से, मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको समझाया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा जरूर, अगर समझ में ना आया हो तो। और ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।